हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन यानी कि लीनियर पेयर मींस स्ट्रेट लाइंस की दो दो इक्वेशंस होंगी और दो वेरिएबल्स में होंगी। मींस अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा एक वेरिएबल में जिससे हम सिर्फ x या y लेते थे किसी भी एक इक्वेशन में। यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स में उसी लाइन की इक्वेशन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि दो स्ट्रेट लाइंस हमने मान ली हैं। पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें दो दो इक्वेशंस मिल गई हैं दो स्ट्रेट लाइंस की। अच्छा, अब दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में किस तरह का रिलेशन हो सकता है? तो एक तो दो स्ट्रेट लाइंस क्या हो सकती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ओके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। परपेंडिकुलर भी हो सकता है, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, किसी भी एंगल पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि वो दोनों क्या हो सकती हैं? एक दूसरे के पैरेलल। मींस पैरेलल लाइंस जानते हैं कि जो कभी भी मीट नहीं करती हैं। तो दो लाइंस क्या हो सकती हैं? एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं। और थर्ड सिचुएशन क्या है कि दो लाइंस क्या हो सकती हैं? एक दूसरे के ऊपर कंसाइडिंग भी हो सकती हैं। ओके मींस दो लाइन एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर सकती हैं। अब यहां पे क्योंकि तीन रिलेशनशिप्स हैं दो लाइंस के बीच में, तो इन तीनों रिलेशनशिप्स का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर वो लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर वो लाइंस कंसाइडिंग होंगी। ओके तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे? इंटरसेक्टिंग लाइंस पे आते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्राइटेरिया क्या है। ओके आप यहाँ पे दो दो कोएफिशिएंट तो देख ही सकते हैं, x y। यहाँ पे भी क्या है? x एंड y। ओके ठीक है, यहाँ पे x के दो दो कोफिशिएंट है, एक तो a1 है और सेकंड लाइन में क्या है? a2 है। यहाँ पे y के दो कोफिशिएंट है, एक तो b1 है फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए क्या है? b2 है। ओके तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। ठीक है, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके अगर ये क्राइटेरिया दोनों लाइंस फॉलो करती है मींस दोनों लाइन कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है वो जान लेते हैं। मींस इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके तो यूनिक सॉल्यूशन मींस एक ही सॉल्यूशन होगा। मींस x की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है एंड y की भी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्राइटेरिया आपको पता चल गया क्या? कि a1 अपॉन a2 का रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रेशियो। ओके अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी। एंड इंटरसेक्टिंग लाइन से सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद आ जाते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस का क्राइटेरिया जान लेते हैं क्या होता है। ओके तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस का क्राइटेरिया देख सकते हैं क्या है? a1 अपॉन a2 का रेशियो इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रेशियो। मींस ये दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, बट ये दोनों रेशियो कभी भी c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होने चाहिए। देन उस केस में ये दोनों लाइंस कैसी बनेंगी? हमारी पैरेलल बनेंगी। तो क्राइटेरिया आपको मेन याद रखना है। ओके मींस आपको रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए मेन चीज क्या करनी पड़ेगी? आपको दोनों इक्वेशंस को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में
लिखना पड़ेगा। जब आप दोनों इक्वेशंस को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लोगे देन आपको a1 a2 की वैल्यू पता चल जाएगी, b1 b2 की वैल्यू सेम एज c1 एंड c2 की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है देन दोनों लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। अब जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दो लाइंस पैरेलल कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, इसलिए इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन मींस इन दोनों में x और y की वैल्यूज कभी भी सेम नहीं आ सकती, इसलिए इसमें x और y का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। सिंपल से आपको याद रखना है कि दो स्ट्रेट लाइन से जो कभी भी मीट नहीं करेंगी, जब मीट ही नहीं करेंगी तो उनका कोई एक कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। ओके, तो पैरेलल लाइंस का केस आ जाता है नो सॉल्यूशन और उसका क्राइटेरिया है ये a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। फिर इसके बाद पैरेलल लाइंस के बाद हमारे पास आता है कंसाइडिंग या फिर ओवरलैपिंग। या कंसाइड का मतलब ही क्या हो गया कि वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। ये किसका केस हो गया? कंसाइड का। ओके, कंसाइड या फिर ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देना, ढक देना। ओके, तो कंसाइडिंग के लिए क्या केस हो जाता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मींस तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी लाइंस हमारी दोनों कैसी कहलाएंगी? कंसाइडिंग कहलाएंगी। ओके, अब जब लाइंस एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रही हैं मींस ओवरलैप कर रही हैं, तो उनमें जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज होगी, ओके, वो क्या होंगी? हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से मैच करेंगी। मींस अगर ओवरलैप कर रही हैं तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा? एक्स एंड वाई एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा। ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है? सॉल्यूशंस क्या हो जाते हैं? इस केस में सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे हमको? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि x की भी वैल्यू इनफाइनाइट्स मिलेंगी एंड y की भी वैल्यू हमको इनफाइनाइट्स मिलेंगी। तो सेम यही करना है कि आपको पहले इक्वेशन को, जो भी आपको गिवन है इक्वेशन, उसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, देन हम उनका रेशियो निकालेंगे। ओके, जब हमें रेशियो तीनों के तीनों रेशियो अगर इक्वल मिलते हैं तब हमारी दोनों लाइंस कैसी कहलाएंगी? कंसाइडिंग और ओवरलैपिंग। देन उस केस में क्या हो जाएगा कि हमें सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में जो आप सॉल्व करेंगे, जो अब आपके लिए सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा। ओके, बस आपको इन्हीं तीन क्राइटेरिया को याद रखना है एक्स एंड वाई मींस बताने के लिए कि दोनों लाइंस हमारी कंसाइडिंग होगी, ओवरलैपिंग या पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला केस जिसमें हमको बताना था इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कंसाइडिंग के बीच में कि हमारी गिवन इक्वेशंस किस तरह की लाइंस बनाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अब हमें दो इक्वेशंस गिवन है, ये दोनों इक्वेशन, अब हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स गिवन होंगे। ओके, वो तीन मेथड्स कौन कौन से? पहला जान लेते हैं। पहले मेथड का नाम कहते हैं पहला मेथड हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड हमारा क्या हो गया? एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड हमारा
थर्ड मेथड हमको क्या मिल गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हमारे पास इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इन तीन मेथड्स में से हम कोई भी मेथड यूज करके हम अपनी पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दो इक्वेशंस के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा वो हमें चेक करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन में एक पर्टिकुलर मेथड ही काम आता है। हो सकता है कुछ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम आए लेकिन एलिमिनेशन काम ना आए, कुछ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन काम आए बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम ना आए। तो ऐसी कुछ इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, वो तो प्रैक्टिस करने से हमको पता चल जाता है कि किस मेथड, किस इक्वेशन में हमको कौन सा मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड कौन सा आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम एक दो एग्जांपल क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कैसे करना है एंड इसको एक्शन। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में ले लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये मैंने ले लिए दो इक्वेशंस। ओके, अब इसको मैं कौन से मेथड से सॉल्व करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसको मान लिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड इसको मान लिया कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ओके, देन मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू में किसके टर्म से निकलेगी, y के टर्म से निकलेगी। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ओके, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 14 माइनस वाई। अब क्योंकि मैंने पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी तो पहली इक्वेशन से मैंने x से वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा ना कि फर्स्ट में। ओके, तो बस आपको ये एक मेथड मेन चीज याद रखनी है, क्या है कि आप जिस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू हमेशा दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे मैंने अगर x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाली होती तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करता। ओके, अब क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाली है तो मुझे सेकेंड में पुट करना होगा, उसके लिए स्टेटमेंट छोटा सा लिखना पड़ता है। क्या होता है, तो मेरे पास क्या आ गया, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि मुझे अब x की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया रिप्लेस करनी है। ओके, तो मैं अब x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगा, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हो गई, तो माइनस वाई हमको मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 4। देन यहां से हमको 14 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। 4 माइनस 14 किया, आंसर कितना मिल जाएगा, -10। देन 2y इज इक्वल टू -10। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 2 1 टाइम्स हो गया एंड 5 टाइम्स। तो यहां से हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई है, y इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू हमको 5 मिल गई है तो y की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, चाहे हम यहां पे पुट कर दें, तो हमें x की वैल्यू अल्टीमेटली मिल जाएगी। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू यहां पुट कर दी। हमें पता है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, दैट इज 14 माइनस 5 हो गया। ओके, देन x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया दैट इज x इक्वल टू 9 एंड एक ये आंसर आ गया दैट इज y इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके
इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा मेथड क्या आएगा, एलिमिनेशन मेथड। ओके, ठीक है। ओके, अब हमारे नेक्स्ट मेथड आ जाता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन किया, नेक्स्ट हमारा मेथड आ गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वर्ड का ही एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने का मतलब किसी एक चीज को कंप्लीटली रिमूव कर देना। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है। क्या है, 3x + 2y = 10। नेक्स्ट है x + 3y = 8। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे, दैट इज एलिमिनेट कर देंगे, ताकि हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाए। ओके, तो किसी भी वेरिएबल को रिमूव करने का तरीका क्या है कि उसका कोफिशिएंट सबसे पहले हम इक्वल कर लें, देन उस इक्वेशन को हम प्लस या माइनस करके उस पर्टिकुलर वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 2 एंड यहाँ y का कोफिशिएंट है 3। हम 1 को 3 इजिली बना सकते हैं। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अज्यूम कर लिया कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। स्टेटमेंट आ जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो क्या है कि मैंने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम इस 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम LHS एज वेल एज RHS दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके, देन यहाँ पे 3 × x हमें मिल गया 3x, 3 × 3y दैट इज 9y। ओके, देन क्या हो गया हमारे पास 3 × 24। ये हमने मान लिया ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है एंड फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि सेकंड वाली को तो मैंने थर्ड में कन्वर्ट कर लिया है, तो हम थर्ड एंड फर्स्ट को लेकर के सॉल्व करेंगे। ओके, अब थर्ड वाली इक्वेशन में क्या है, 3x हमारा प्लस का है और फर्स्ट वाली में भी 3x हमारा प्लस का है। मींस अगर मुझे 3x को रिमूव करना है देन दोनों इक्वेशंस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। स्टेटमेंट लिख लेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से माइनस करके देखते हैं, दैट इज 3x + 9y = 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3x + 2y = 10। दोनों इक्वेशन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, देन प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस माइनस बन जाएगा माइनस। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, 3x एंड 3x कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ऊपर 3x पॉजिटिव है नीचे 3x नेगेटिव है। ऊपर 9x पॉजिटिव है नीचे 2y नेगेटिव है, तो 9y - 2y देगा हमको 7y = 24 में से 10 माइनस कर देंगे, मिल जाएगा हमको 14। देन 7 एंड 14 दोनों साइड क्रॉस आउट हो जाएगा, देन हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 2। ओके, हमें y की वैल्यू 2 मिल गई है, देन y की वैल्यू में इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहाँ मैं पुट करके दिखा देता हूँ, y की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। ओके, x + 3, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 = 8, देन 3 × 2 = 6 = 8, देन x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 2, x की वैल्यू भी 2 आ गई एंड y की वैल्यू भी 2 आ गई। ओके, मीन्स अगर आप यहाँ पे इसको चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 3 × 2 = 6 हो जाएगा एंड 6 + 2 8 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये था मेथड सॉल्व करने का। अगर इसमें भी आप चेक करना चाहो, पहली इक्वेशन में भी x एंड y की वैल्यू पुट करके आप आंसर अपना रीचेक कर सकते हो। तो ये मेथड था एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहोगे, सबसे पहले उसका कोफिशिएंट आप इक्वल कर लोगे दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट के, सेम वेरिएबल के। देन
उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड करके भी हो सकता है कि एलिमिनेट हो जाए, एक प्लस हो एक माइनस हो, या फिर दोनों इक्वेशंस में अगर पॉजिटिव है देन आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने करके दिखाया था, दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव थे देन दोनों इक्वेशन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ताकि 3x हमारा एलिमिनेट हो जाए। एक बार 3x एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आपके पास गिवन इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके।